डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग लगातार बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है जो कि मार्च में प्रस्तावित है, उसी क्रम में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हम लोग लगातार सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर या उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक फिर से अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाला है। ये है डीएसएसपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर दिशा में मोड़ा जा सके। और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ये स्ट्रेटजी है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप पढ़े हैं, क्या उसको आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी क्रम में हम लोग आज फिर से एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसका बस पर्पज़ यही है कि आपकी तैयारी को और बेहतर करना। तो ये डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 2018 का। देखिए और समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टॉपिक से, कैसे क्वेश्चन, और उसमें अगर ऑप्शन आ जाए तो कैसे उसको एलिमिनेट करें। ये सब चीज़ें सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर से आप में ये स्किल्स डेवलप होती है जो कि आपकी परीक्षा के दिन बेहद काम आएंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ऑस्टिन, डायसी, डिग्बी या ओपेनहाइम। तो ये राजनीतिक संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता की सर्वप्रथम अवधारणा किसने विकसित की? तो है आपके जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किन दो विचारक युग्मों का कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यानी किन दो विचारकों का कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो कौन से विचारक हैं? आप ऑप्शन देखिए। तो जो कार्ल मार्क्स था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हीगल और फायरबाख से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन उदारवाद की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? यानी उदारवादी जो सिद्धांत है उससे कौन संबंधित नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार, ये तीनों ही उदारवाद से संबंधित है, लेकिन जो बुर्जुआ राज्य है उससे उदारवाद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक राजनीतिक सिद्धांत दर्शन को छोड़कर सभी राज्यों को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन व अपवाद है? यानी जितने भी सिद्धांत हैं सभी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, और कौन इनमें से एक सिद्धांत है जो राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता? तो उदारवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद तीनों ही बुराई मानते हैं, लेकिन आदर्शवाद इसको अच्छा ही मानता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम उनके जीवन में प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन था वो? आप तो जानते ही हैं, बेहद आसान सा प्रश्न है ये। तो ये था आपका चंपारण आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन चलाया गया, जो कि पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में कैबिनेट सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। तो कैबिनेट सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या मंत्रिमंडल के प्रति, या विधायिका के प्रति? तो जो कैबिनेट है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा? तो याद रखिएगा वो विधायिका के प्रति। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किस भारतीय विचारक ने हिंदुत्व की अवधारणा दी? तो हिंदुत्व की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा किस दर्शन पर आधारित है? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज की जो अवधारणा है वो जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किससे सरकारी आयोग का संबंध है? निम्न में से किससे सरकारी आयोग का संबंध है? तो आप सभी को पता है कि जो सरकारी आयोग संबंध है किससे? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी ऑप्शन ए सही होगा, केंद्र राज्य संबंध।
10 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जो मूल ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस वाद में या किस मुकदमे में ये प्रतिपादित किया गया है? तो ये था आपका केशवानंद भारती। 11 देखिए कि समाज में असमानता के निवारण हेतु इनमें से कौन गांधीवादी तरीका है? असमानता को निवारण करना याद रखिएगा, तो कौन सा होगा? तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में भाषाई आधार पर किस प्रथम राज्य का गठन हुआ था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो था आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? यानी जो आपका पहला लॉ ऑफिसर हुआ या कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो है आपका अटॉर्नी जनरल, सी राइट आंसर होगा। महान्यायवादी इसी को बोलते हैं। 14 देखिए किस शासन व्यवस्था में दबाव समूह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं? किस शासन व्यवस्था में दबाव समूह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं? राजतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही? तो लोकतंत्र या जनतंत्र में दबाव समूह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। 15 निम्न में से किस देश के उच्च सदन में सभी राज्यों द्वारा समान संख्या में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है? यानी जो आपका अपर जो उच्च सदन है जो इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, किस देश के में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या समान है? कौन सा देश है वो? तो है आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद भारत में अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद है ये जो आपका छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का जो आपका मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 17 देखिए कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो है आपका ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 18 देखिए निम्न में से कौन बिना सदन का सदस्य बने हुए उसकी अध्यक्षता करता है? यानी कौन सा वो व्यक्ति या पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य नहीं लेकिन फिर भी उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो है आपका भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 19 देखिए निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने विदेश नीति में पंचामृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 मानव अधिकार एवं स्वतंत्रता के किस महान समर्थक राजनेता की शताब्दी जयंती अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर मनाई गई है? ये क्योंकि क्वेश्चन उस समय था तो ये थे उस समय आपके नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 21 अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस अवस्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, तो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि औपचारिक रूप से सार्क का गठन कब किया गया था? तो सार्क का गठन कब हुआ? 8 दिसंबर 1985। 23 इनमें से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हुए कौन हुए? BN राव। अगला प्रश्न निम्न में से किसने प्रसिद्ध किताब थियरी ऑफ जस्टिस लिखी है? ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है और ये विचारक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये होंगे कौन? जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25 किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का बृहद रूप कहा है? यानी राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, कौन कहा? और राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये दोनों कथन बेहद महत्वपूर्ण। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, एक कथन आपका प्लेटो का है और राज्य व्यक्ति से पूर्व है वो कथन अरस्तु का है, दोनों आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? कि लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, संप्रभु को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं,
लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। समझौता एक पक्षीय था। ये कौन सा इसमें से हब्स पर लागू नहीं होता है? तो लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, सही है। दोहरा समझौता आपके लॉक में है। संप्रभु को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, सही है। लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। लोग अगर जिस मामले में अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं तो लोकतंत्र है, उनकी मर्जी है, या समझौता दो तरफा हो जाए तो ये गलत हो जाता है, और समझौता एक पक्षीय था, सही है। तो उसमें सी उससे संबंधित नहीं है। 27 देखिए, एकात्म मानववाद का चिंतन प्रतिपादित किया। एकात्म मानववाद का चिंतन किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष, दीनदयाल उपाध्याय, रामानंद लोहिया या जयप्रकाश नारायण। तो एकात्म मानववाद का जो चिंतन था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत के संविधान में संघवाद का प्रतिमान है। यानी ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार जो भारतीय संघवाद उसकी क्या विशेषता है? तो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन कहता है। और सेमी फेडरलिज्म कौन कहता है? केसी वेयर। यानी अर्ध संघवाद केसी वेयर कहता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कौन है? तो आप सभी पता है कि राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा बताया था? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये था कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया। और साधारण रूप से कोई अगर पुट न करे, बस ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कौन है, तो आप उसको कहेंगे प्रस्तावना को, ठीक। अगर लेकिन जब अम्बेडकर के अनुसार पूछ दिया तो आपको कहना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 को कहते हैं भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन समाज के किस क्षेत्र से कर सकते हैं? तो चूंकि अब तो ये उस समय था, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब वर्तमान में व्यवस्था समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन निम्न में से किस कारण से महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 का है, वो कहता है कि दल बदल एवं राजनीतिक सदस्यता में परिवर्तन पर रोक लगाता है। ऑप्शन बी, आया राम गया राम, उसी कारण ये संविधान संशोधन लाया गया। क्वेश्चन नंबर 33, कि सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये है आपके जॉन लॉक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो 1935 के अधिनियम में था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, कि मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज का तात्पर्य है? तो वर्गहीन क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस समाज या वर्गहीन समाज का उसके अनुसार क्या तात्पर्य है? कि सर्वहारा वर्ग की एकमात्र उपस्थिति वाला समाज। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है या लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का। 37, किस भारतीय विचारक द्वारा दल विहीन जनतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की गई या विचार प्रतिपादित किया गया? कौन सा विचारक था वो? तो थे आपके जयप्रकाश नारायण। इनका कहना था कि दल विहीन लोकतंत्र पर ध्यान देना चाहिए या इसको विकसित किया जाना चाहिए। 38, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव और लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन यानी कब पारित किया गया था पाकिस्तान का प्रस्ताव? तो ये था आपका
1940 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1940। 39 बहुमत की आतंक यानी टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी के विचार किसने प्रतिपादित किया? तो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी का जो विचार या बहुमत का भय या बहुमत के आतंक का विचार से संबंधित विचारक आपके जॉन स्टुअर्ट मिल है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ग्राम पंचायत की अवधारणा को गांधी जी ने निरूपित किया था। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी के रूप में, ऑप्शन सी। 41 कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प नौकरशाही के बारे में सत्य है? कौन सा विकल्प है वो? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि अपने आधुनिक रूप में यह मध्ययुगीन सामंती प्रणाली का परिणाम है, ऑप्शन सी। भारत में कानूनी संप्रभु कौन है? तो भारत में जो कानूनी संप्रभु है कौन है? तो याद रखिएगा भारत में जो कानूनी संप्रभु है वो राष्ट्रपति और संसद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय विदेश नीति में एक्ट ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट नीति का संबंध किससे है? तो ये है आपका आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध से। 44 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन सा है? न तो संवैधानिक है, न कानूनी है, न ही गैर सरकारी संस्था है। ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो दबाव समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? इंटक, फिक्की और हिंदू महासभा ये तीनों ही दबाव समूह के उदाहरण है, लेकिन असम गण परिषद उदाहरण नहीं है। ये तो क्या है? पार्टी है, तो ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का। प्रसिद्ध कृति एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉजिक। 48 देखिए निम्न में से कौन समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से नहीं है? कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो याद रखिएगा जो इसमें संथानम समिति है ये भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार रोकथाम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 अमेरिका एवं भारतीय संघवाद के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है? तो अमेरिकी एवं भारतीय संविधान के प्रमुख के बीच जो मुख्य अंतर है कि केंद्र और जो राज्यों के बीच विभाजन है दोनों में है, स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों में है और संवैधानिक सर्वोच्चता दोनों में, लेकिन दोहरी नागरिकता केवल अमेरिका में है, न कि भारत में। भारत में तो एक ही नागरिकता है, तो जो अंतर है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ उसके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्न में से किसको लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? तो आप सभी को पता है ये है आपका प्रेस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 52 समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हुए, आप बताइए।
तो ये हैं आपके रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, नाटो का अस्तित्व किस वर्ष में आकार ग्रहण किया? तो नाटो ने का जो इसकी स्थापना हुई कब हुई? तो नाटो की स्थापना हुई 1949 में। क्वेश्चन नंबर 54, न्याय पंचायत अंग है, न्याय पंचायत किसका अंग है? तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का। 55 की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार आपसे पूछा जाता है। ये है केपी जायसवाल महोदय। 56 देखिए कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार जो धर्म का वास्तविक अर्थ है वो है आपका कर्तव्य एवं उसके साथ जुड़ी नैतिकता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, एक मंडल में राजाओं की संख्या होती है, एक मंडल में राजाओं या राज्यों की संख्या कितनी होती है? जो कि ये विदेश नीति है इसका, कौटिल्य का या मनु का। तो उसमें कुल राजाओं या राज्यों की संख्या 12 होती है। अल्पसंख्यक का लौह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो रॉबर्ट मिशेल के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 59, इनमें से किसने पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? हैंस जे मार्गेंथाउ, यह अर्थवाद सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता हुए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन एक बिंदु फांसीवाद और साम्यवाद के वैचारिकी में एक समान है? तो दोनों ही क्या है कि वे सर्वाधिकारवादी राज्य के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि इस भारतीय संविधान के किस प्रावधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अंतर्निहित है? किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? तो है आपका अनुच्छेद 14, नहीं सॉरी ये अनुच्छेद 21 होगा, ऑप्शन डी, सॉरी 21 होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसी में है, इस वजह से प्राकृतिक न्याय वही है कि अपने प्राणों की रक्षा आप स्वयं करें, यह कोई और छीन नहीं सकते, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है न कि कानून द्वारा। तो ऑप्शन आर्टिकल जो है 21 में क्या प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अंतर्निहित है। 62 देखिए कि रूसो की समान इच्छा निम्न में से किसके हितों की पूर्णता उपेक्षा करती है? रूसो की जो समान इच्छा का सिद्धांत है किसके हितों की पूर्णता उपेक्षा करती है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के हितों की, या दलहीन जनतंत्र के हितों की, या प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के हितों की, या बुनियादी जनतंत्र के हितों की? तो ये इसमें होगा कि प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के हितों की, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा देश विधि के शासन सिद्धांत के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? रूल ऑफ लॉ के लिए सर्वाधिक कौन सा देश जाना जाता है? तो यह आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 64, एक आदर्श नौकरशाही को समर्पित रहना चाहिए किसके प्रति? तो डी होगा नागरिकों के प्रति। 65, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक, लेकिन संघवाद इसमें शामिल नहीं है। तो आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता की अवधारणा के अर्थ के निकटतम है? तो स्वतंत्रता की अवधारणा के अर्थ के निकटतम सबसे कौन सा है? तो राज्य की
राज्य व्यक्ति के मामलों में जितना कम से कम हस्तक्षेप करेगा उतनी आपकी स्वतंत्रता में इजाफा होगा। यानी हर बात में राज्य अगर ज़्यादा राज्य द्वारा ज़्यादा अगर आपके ऊपर नियंत्रण या कानून द्वारा स्थापित किया जाता है या आपकी स्वतंत्रता बाधित होती है, वो आपके मामले में कम से कम अगर हस्तक्षेप करता है तो उतनी आपकी स्वतंत्रता बढ़ती है। 67 कि भारत में किस विचारक द्वारा संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का विचार विश्लेषित एवं अग्रसारित किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित कौन सा विचारक है? यह ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 68 इनमें से कौन सा कथन सही है कि भारत ने अमेरिका के प्रतिमान पर विधि का शासन सिद्धांत अपनाया, भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिमान पर विधि का शासन अपनाया, या भारत ने आयरलैंड के प्रतिमान पर विधि का शासन अपनाया? तो भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिमान पर विधि का शासन सिद्धांत अपनाया। पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का शासन वर्ष के संविधान द्वारा होता है। तो इसका 1958 में जो संविधान बना उसके द्वारा सी राइट आंसर होगा। 70 इनमें से कौन एक संविधान का कार्य है? संविधान का कौन सा कार्य है? स्थिरता प्रदान करना या आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, राजनीतिक शक्ति का गठन करना, या गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना? तो संविधान का एक प्रमुख कार्य है कि राजनीतिक शक्ति का गठन करना। 71 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम 50 सदस्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 नगर निगम के आम सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम जो है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो है आपका मेयर। 73 कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन यानी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। 74 इनमें से किसने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल का जो थ्योरी है, जो उपयुक्तवादी से विचारक है कौन? बेंथम। उपयुक्ता विचारी या उपयुक्तवादी, इस सिद्धांत का प्रवर्तक बेंथम हुआ। 75 देखिए निम्न में से किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है? तो दबाव समूह को तीसरा सदन किसने कहा? तो है आपके एसी फाइनर। भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यह है 50। 52 नगर निगम के आम सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये देखिए मैं सॉरी पेज ही रिपीट है। हाँ 76 कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौता किससे संबंधित है? तो इसको हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 2 3 भी बोलते हैं इसको। कि 77 कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये दिल्ली में। संवैधानिक सरकारों की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के जो कंसेप्ट है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये जो सिद्धांत दिया गया सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा दिया गया। बी राइट आंसर होगा। 79 1950 की शांति एवं मैत्री संधि किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों का आधार है? ये है आपका श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 80 कांग्रेस सिस्टम नाम का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस सिस्टम वाज टर्म गिवन बाय, ये थे आपके रजनी कोठारी। प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग ये जो आज का
जो क्वेश्चन पेपर है ये DSSB PGT 2018 का पेपर है। तो इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सके, आप कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। वैसे भी ये पेपर बहुत ईजी है ऐसे BPSC पूछेगा नहीं, लेकिन कई प्रश्न जब आप पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप उससे क्वेश्चन अराइज नहीं कर पाते या उससे क्वेश्चन नहीं बना पाते, तो उसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़िए। और ये जो आपका समय है बेहद महत्वपूर्ण समय है। जितना आप समय देंगे अपनी पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे, उतना ही आपको आगे परीक्षा के दिन लाभ मिलेगा। याद रखिए कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जितना सॉल्व या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, वो आपकी परीक्षा में और महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? ये पूछा कौन सा प्रमुख अंग नहीं है। महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल या यूनेस्को। यूनेस्को नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ संबंधित है? यथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ कौन संबंध था? ये थे आपके राम मनोहर लोहिया। 83 कि कौन मार्गन्थाओं के अनुसार राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो डी होगा व्यक्तिगत पहचान। 84 अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खेल सिद्धांत के विचार का कौन जनक है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खेल सिद्धांत के जो विचार, खेल सिद्धांत थ्योरी यानी गेम थ्योरी, उसके जनक आपके कौन है? ये है आपके मार्टिन सुबिक। क्वेश्चन नंबर 85 CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर निम्न में से किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? ये होगा आपका 97। 86 निम्न में से कौन पंचशील के मूल सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है? अनाक्रमण, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तीनों शामिल है पंचशील में, लेकिन विश्व शांति को प्रोत्साहित करना शामिल नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन की इकाई थी? प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन की जो इकाई थी वो थी जनपद। 88 कि निम्न में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं रहा? तो ये याद रखिएगा, ये VP सिंह हुए। 89 भारत में किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? तो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 90 भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का अभिभावक एवं संरक्षक कौन है? तो है आपका न्यायपालिका। और 91 राज्य के सप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक आपके कौन है? मनु है। अगला प्रश्न सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? है गोपाल कृष्ण गोखले। 93 स्वतंत्रता के रूप में विकास की अवधारणा को निम्न में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने प्रस्तावित किया? है अमर्त्य सेन। 94 किसने व्यंग्य में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा? हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा? तो ये थे आपके कौन? चर्चिल। 95 निम्न से कौन सा सिद्धांत एक बार अध्यक्ष तो हमेशा के लिए अध्यक्ष के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष स्पीकर। 96 किसी भी प्रकार की तानाशाही समर्थन करती है? किस चीज का? तो सत्ता के केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 97 निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नौ यथार्थवादी उपागम का समर्थक नहीं है? नौ यथार्थवादी उपागम का समर्थक तो तीनों लोग हैं ये लोग, लेकिन हेंस जे मार्गन्थाउ नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 98 पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये है आपके हेनरी किसिंजर। 99 इनमें से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध किताब डिप्लोमेसी की रचना की? तो डिप्लोमेसी की रचना करने वाले कौन है? मार्गन्थाउ। निम्न में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में वर्चस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
तो हेजमोनी के सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले एंटोनियो ग्राम्सी हैं। याद रखिए, सॉरी, ये जो आपकी डिप्लोमेसी जो है इसकी रचना हेनरी किसिंजर है। तो ये थे आपके कुल 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर इसमें डाउट है और आपको लगता है गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, स्वीकार करना चाहिए, और गलती निकालने में भी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत बेहतर है, ये भी सही है। तो चलिए ठीक है, आप अपनी तैयारी पॉजिटिव माइंड के साथ करते रहिए। सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।